सो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 2 की। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने चार्जेस और इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में देखा था। तो आज हम लोग बात करते हैं बेटा इसके लेक्चर 2 की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो करंट होता है ये कैसे फ्लो होता है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है और भी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट की। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो ऑब्वियस सी बात है कि दो चार्जेस होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल करंट के लिए वो होता है हमारे पास सेल या बैटरी। तो अब सेल या बैटरी जो सोर्स होता है उसमें करंट जो फ्लो होती है उसमें देखिएगा क्या होता है कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये सेल का निगेटिव टर्मिनल होता है। अब जो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, यानी कि द करंट विच आर फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जो करंट जाती है बेटा उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। क्या बोलते हैं उसे? कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। लेकिन जो करंट, अब देखिए करंट दोनों तरफ से फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल भी फ्लो होता है, यानी कि यहां से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते हैं और यहां से निगेटिव चार्जेस फ्लो होते हैं। अब एक करंट निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल भी फ्लो होता है, यानी कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो करंट जाता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन करंट। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है और यहां से प्रोटॉन निकलते हैं जो कि निगेटिव टर्मिनल तक जाते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर निगेटिव टर्मिनल तक जाने वाला करंट क्या कहलाता है बेटा? कन्वेक्शनल करंट। और निगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने वाला करंट कहलाता है इलेक्ट्रॉन करंट। अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग जिस करंट के बारे में बात करते हैं बेटा वो होता है कन्वेक्शनल करंट के बारे में बात करते हैं। कौन सी करंट के बारे में बात करते हैं बेटा? कन्वेक्शनल करंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर। किसी वायर में करंट कैसे फ्लो होता है? देखिएगा, जो भी एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है बेटा उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करते हैं और वो करंट को फ्लो, यानी कि एक अच्छे कंडक्टर बनते हैं ताकि वो चार्जेस को फ्लो कर सके। तो क्योंकि उनके पास फ्री चार्ज होने चाहिए। तो जिनके पास चार्ज ही नहीं होते फ्री, वो इंसुलेटर होते हैं। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री चार्जेस होते हैं। अब जब फ्री चार्जेस हैं तो वो फ्री चार्जेस रैंडम मोशन करते हैं। अब देखिएगा, अब ये जितने भी चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो ये जितने भी चार्जेस आपको यहां दिखाई दे रहे हैं बेटा, इन चार्जेस का मोशन इन द डिफरेंट डायरेक्शंस है। ठीक है, सभी डिफरेंट डायरेक्शंस में चार्जेस क्या कर रहे हैं बेटा? मोशन कर रहे हैं। तो जब चार्जेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस मोशन कर रहे होते हैं तो ये किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं कर पाते। एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन केवल रैंडम मोशन करते हैं, तो इनसे कोई इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट जनरेट नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शंस में, जब ये सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शंस में मोशन कर रहे होते हैं तो इनमें कोई भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट नहीं होता है। तो मान लीजिए ये एक मेटल वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये रैंडम डायरेक्शंस में मोशन कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। लेकिन जब इस इलेक्ट्रिकल वायर को, सॉरी इस मेटल वायर को मैं किसी सोर्स से कनेक्ट करता हूं, जस्ट लाइक दिस सेल, इस सेल से कनेक्ट कर दिए, ये वायर हो गया। अब इनमें क्या होता है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। अब याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कौन से टर्मिनल से निकलता है? निगेटिव टर्मिनल से। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाता है और यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन जो कि रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाती है, यानी कि ये सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करते हैं। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करते हैं बेटा, तब यहां पर एक करंट का इफेक्ट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट जनरेट होता है, और तब हम कहते हैं कि हाँ, इस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है। यहां पर इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, यहां सिर्फ चार्जेस थे, क्योंकि चार्जेस का मोशन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहा था। लेकिन यहां पर हर एक सिंगल चार्ज का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द करंट। ओके, अब यहां जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकल रही है वो हो रही है कन्वेक्शनल करंट। वो क्या हो रही है बेटा? कन्वेक्शनल करंट हो रही है। और निगेटिव टर्मिनल से जो निकल रही है वो हो रही है इलेक्ट्रॉन करंट, यानी कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे देखते हैं बेटा।
आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट? कह रहा है द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द कॉन्टिन्यूअस एंड द क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के एक क्लोज और कॉन्टिन्यूअस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। अब बेसिक जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है बेटा, उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है एक कंडक्टिंग वायर। एक कंडक्टिंग वायर का होना जरूरी होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या चीजें आती हैं? बेसिक चीजें, वायर, सेल और बैटरी, की यानी कि प्लग, ठीक है, और कोई एक रेजिस्टेंस यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है। इसमें और भी चीजें आ सकती हैं बट मिनिमम वायर और सेल का होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं उनको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किस सिंबल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो उनके क्या क्या सिंबल होते हैं, तो सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, क्या क्या सिंबल्स होते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है सेल, यहां पर लिखा है बेटा सेल। सेल का जो सिंबल होता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, ये पॉजिटिव और एक छोटा सा और ये निगेटिव, दैट इज सेल। ये क्या होता है बेटा? सेल। ये सेल का सिंबल होता है। अब यही सेल का सिंबल बहुत ज्यादा होने लगे, 2 और मोर देन 2 हो जाए तो वो क्या हो जाता है? बैटरी। क्या हो जाता है? बैटरी। देखिएगा, ये सिंगल सेल है, ये डबल सेल हो गया। अब इसमें और फर्दर कनेक्ट करते जा रहे हैं तो ये क्या हो गया बेटा? बैटरी हो गई। ये बैटरी, तो ये कितने सेल की बैटरी है? सिंगल सेल, डबल सेल, ट्रिपल सेल, 4, यानी कि ये 4 सेल की बैटरी है। यानी कि ये 4 सेल के कॉम्बिनेशन से एक बैटरी बन गई। ये हो जाता है बैटरी या सेल्स का कॉम्बिनेशन। एक सिंगल लाइन जो होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग वायर। ये एक सिंगल लाइन है, ये कनेक्टिंग वायर कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी बेटा? कनेक्टिंग वायर कहलाएगी। इज दैट क्लियर? अब तुम्हें ये दिख रहा होगा ये डायग्राम, इसे कहते हैं वायर ज्वाइंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? वायर ज्वाइंट। एक वायर है, अब इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये वायर ऐसे गया, दैट इज कॉल्ड वायर ज्वाइंट। लेकिन अगर इसी वायर के साथ कोई वायर इस तरीके से जाता तो इसे कहते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। वायर क्रॉस कर रहे हैं लेकिन कोई भी कॉन्टैक्ट इनमें नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वायर क्रॉसिंग विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। ओके, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स। अब इस तरीके का जो सिंबल बनता है बेटा, ये रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स कहलाता है। अब ये जो रेजिस्टेंस जनरली होता है, ये कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हो सकता है, इसे हम रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे बेसिकली हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम बेसिकली रियोस्टेट भी बोलते हैं, इसका जो जनरल सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। या तो इसमें एरो को ऐसे क्रॉस कर देते हैं या एक एरो बनाते हैं इस तरीके से। तो ये दोनों के दोनों सिंबल किसके हैं बेटा? रियोस्टेट, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मींस ये हो गया कि विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस आप सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, यानी कि यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होगा, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ऐसे ए लिखते हैं तो अमीटर, यानी कि अमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एंड द लास्ट वन इज गैल्वेनोमीटर, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं। अमीटर करंट मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। क्या करता है बेटा? डिटेक्ट करता है करंट को। ये करंट को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस होता है और ये करंट को मेजर करने वाला, ठीक है। ये करंट को मेजर नहीं करता, ये केवल ये बताता है करंट है कि नहीं है। अगर है तो अब हम अमीटर लगा के देखेंगे कितना है। नेक्स्ट, एन ओपन स्विच, एन ओपन प्लग और की, यानी कि बेसिकली इसे हम बोलते हैं स्विच ऑफ, जो हमारे घरों में जिसे जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं स्विच ऑफ। ओपन की और ओपन प्लग की और ओपन स्विच,
तो ये देखिएगा इस तरीके का फिगर बनता है ओपन स्विच में, और जस्ट यही स्विच ऑन हो जाता है तो क्लोज्ड स्विच या क्लोज्ड प्लग की बोल देते हैं। तो इसमें देखिएगा ये जो वायर ओपन था ये यहां पर आकर इससे टच हो गया, दैट इज कॉल्ड क्लोज, और यहां पर जो गैपिंग थी यहां पर एक पॉइंट आ गया, दैट इज कॉल्ड क्लोज। यानी कि ये स्विच ऑन हो गया है, अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्कआउट करेंगे। यहां पर स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्कआउट नहीं करेंगे। तो जब स्विच ऑफ होता है तो उसे बोलते हैं ओपन की या ओपन स्विच, जब स्विच ऑन होता है तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड की या क्लोज्ड स्विच। इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल जनरली ये होता है, जनरली हम इलेक्ट्रिकल बल्ब को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरीके से इलेक्ट्रिकल बल्ब को हम लोग शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल, यानी कि इलेक्ट्रिकल लैंप या बल्ब कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक कुछ जनरल सिंबल होते हैं बेटा, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और इसका डायग्राम बनाते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल सिंबल हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबल के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज कॉल्ड द सर्किट डायग्राम। देखिएगा क्या कह रहा है, सर्किट डायग्राम, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू द सिंबल इज कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्किट डायग्राम बोलते हैं। सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना हम क्या बोल देते हैं, सर्किट डायग्राम। ओके, ये होता है हमारा सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब जैसे बेसिक मैं एक सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखा भी देता हूं। जैसे मान लीजिए अब देखिएगा इस सर्किट डायग्राम में क्या क्या है। सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम में ये है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल। ये हमारे पास क्या है, सेल है। ये आपको पूरा वायर दिखाई दे रहा है, वायर है। ये क्या है बेटा, अमीटर है। ये क्या है बेटा, बल्ब है, बल्ब या लैंप। ये क्या है बेटा, की है, की या स्विच। अब ये कौन सी की है, क्लोज्ड की या क्लोज स्विच है। तो इतने सारे डिवाइसेस हैं, और ये रहा हमारा वायर। अब इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, हम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि हमें कन्वेक्शनल करंट की डायरेक्शन शो करते हैं। सो टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी, फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल सिंबल बनाते हैं और सर्किट डायग्राम आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा ओम्स लॉ। इसके बाद क्या आता है बेटा, ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ, इसको देखते हैं। ओम्स लॉ, सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि किसी कंडक्टिंग वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, उस कंडक्टिंग वायर के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided the physical condition and the temperature of the conductor remain constant, and the conductor is called remain constant। याद रखिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा केयरफुल रखिएगा। यहां पर सीधे सीधे बोल रहा है कि कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, ठीक है, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब कैसे प्रोपोर्शनल होता है इसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए, यानी कि आई, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो होता है बेटा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो इसको अल्टरनेट करके मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो अगर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, देन वी कैन आल्सो राइट दिस
द पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, सॉरी यहां पर एक चीज और देखिएगा, अब यहां पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, V इज इक्वल टू आर इंटू आई। अब यहां पर R लाते हैं। व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस, यानी कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर यहां पर R क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमने यहां पे ले ली, ठीक है, ये हमने एक कांस्टेंट क्वांटिटी ले ली, दैट इज कॉल्ड R। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि V इज इक्वल टू आर आई हुआ, तो यहां पर रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है वो V बाई आई आ गया। क्या आ गया बेटा, V बाई आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा किसी भी कंडक्टिंग वायर के लिए। अब इसका मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस होगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है, तो करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, या करंट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, बट रेजिस्टेंस इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, रिमेन कांस्टेंट होगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, यहां पर एक चीज और लिख रहा है, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन एट द टेंपरेचर ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टर का टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो टेंपरेचर पर डिपेंड होता है। किसी भी कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई यहां पर टेंपरेचर को कांस्टेंट बोला गया है। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर टेंपरेचर चेंज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पर हम रेजिस्टेंस को फिर एज ए कांस्टेंट नहीं ले पाएंगे। अगर हमें रेजिस्टेंस को कांस्टेंट लेना है तो हमें टेंपरेचर को भी कांस्टेंट लिखना पड़ता है। अब आप इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है आगे क्या कह रहा है देखिएगा, thus the resistance of a conductor is numerically equal to the potential difference across its end when the unit current flow through it। अब जो रेजिस्टेंस होता है, अब ये जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, वो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो न्यूमेरिकली पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो के बराबर होता है। अब जनरल हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ तो हमने किया, तो जनरल रेजिस्टेंस एक्चुअल में एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो चार्जेस के फ्लो को स्लो डाउन करता है, ऑब्स्ट्रक्शन रोकने की कोशिश करता है। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। क्या कह रहा है बेटा, द ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट, ठीक है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर, कंडक्टर जिन चार्जेस को फ्लो होने से रोकता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस कह देते हैं। अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है बेटा दैट इज कॉल्ड ओम। आगे देखते हैं, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज said to be 1 ohm। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। कब? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब कहलाता है जब उसमें 1 एम्पियर की करंट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, उसके बीच में फ्लो होती है। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट when a potential difference of 1 volt is applied across the end of the conductor। कंडक्टर के दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा, और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितने एम्पियर की हो रही है बेटा, 1 एम्पियर की। तो वहां पर रेजिस्टेंस कितना हुआ, 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टिंग वायर का। ठीक है, तो कंडक्टिंग वायर को हम लोग ओम से क्या करते हैं, ओम इसका यूनिट होता है। ठीक है, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। अब इसकी जो बड़ी यूनिट होती है, छोटी यूनिट होती है, इसको किलो मेगा में देखते हैं। हाँ, अब इस ओम का एक जनरल सिंबल होता है, दैट इज हम लोग ऐसे बनाते हैं ओम का सिंबल। ये जनरली क्या है बेटा, ओम है, इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ बड़ी यूनिट जैसे किलो ओम, मेगा ओम, इसका रिलेशन दिया है। आगे देखते हैं, अब इससे रिलेटेड हमें दे दिया है वी आई ग्राफ।
वी आई ग्राफ, इसका वी आई ग्राफ यानी कि हमको ये मालूम है, ध्यान दीजिएगा, R इज इक्वल टू वी बाई आई है, ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये हम लोगों ने देखा था क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ये था। तो जैसे जैसे देखो करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। अब याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है, वोल्टेज को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वोल्टेज इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये कांस्टेंट है रेजिस्टेंस तो इनके बीच का ग्राफ हमेशा एक फाइन ग्राफ बनेगा जो कि स्लोप, अब ये स्लोप किसको दिखाएगा, R को, ये स्लोप किसको दिखाएगा बेटा, R को दिखाएगा, याद रखना ये स्लोप R को दिखाता है। आगे देखिएगा, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस को फैक्टर करने वाली कुछ चीजें होती है जिनसे रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है। तो कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कौन कौन सी चीजें होती हैं, इफेक्ट ऑफ लेंथ, कंडक्टिंग वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टिंग वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ठीक है, याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, यानी कि अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि उस वायर का एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का, यानी कि वायर मोटा है कि पतला है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ओके सॉरी, the resistance of conductor is inversely proportional to the area of cross section। अब inversely proportional to the का मतलब ये हो गया कि अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा और एरिया डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। तो ये दो फैक्टर हो गए मेन, जो दो फैक्टर है वो कंडक्टिंग वायर की लेंथ और कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तीसरा आता है कंडक्टिंग वायर का नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि जिस मटेरियल से वायर बना है उसका नेचर क्या है, क्या वो एक अच्छा मेटल है, क्या वो खराब मेटल है, इस पे डिपेंड करेगा। सीधे सीधे समझो वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है कि दिस इज अ बैड कंडक्टर, दिस इज अ सेमी कंडक्टर, दिस इज अ गुड कंडक्टर, वो किस तरीके का मटेरियल है, तो उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। इसके बाद आता है चौथा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पर, हाँ टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी राइज होगा। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के राइज होने पर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर डिक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर and decreases on lowering the temperature, but याद रखिएगा यहां पर कह रहा है, अब बात करेगा एलॉय की, but the resistance of alloy like alloy क्या होते हैं, मेटल या डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल या मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनने वाले मटेरियल को हम लोग एलॉय कहते हैं। एलॉय लाइक मैंगनीज, कांस्टेंटन एंड द नाइक्रोम, इनसे इन पर ये जो मेटल्स, ये जो वायर होते हैं इन पर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, मोस्टली अनइफेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता इन पर, ठीक है बेटा। तो टेम्परेचर डिपेंड करता है बेसिकली इन चार पॉइंट्स पर, जिनमें से मेन दो पॉइंट होते हैं लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। तीसरा आता है नेचर मटेरियल का क्या है, चौथा आता है कि वो टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट करता है, ठीक है, ये चार चीजें होती हैं। तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसकी आगे की जो चीजें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं क्विक रिवाइज करके कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की डायरेक्शन ऑफ करंट की, करंट की डायरेक्शन, जिसमें हम लोगों ने दो डायरेक्शन के बारे में जाना, पॉजिटिव टर्मिनल से जो निगेटिव टर्मिनल जाता है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट, और जो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं। अब करंट में, अब किसी भी कंडक्टिंग वायर में जो कंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन अगर रैंडम मोशन कर रहे हैं देन देयर इज नो करंट, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं देन देयर इज करंट, ठीक है।
अब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसको हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड डायग्राम हम लोगों ने देखे, इलेक्ट्रिकल सिंबल के डायग्राम देखे। फिर सर्किट डायग्राम के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, ओम्स लॉ के बारे में देखा। ओम्स लॉ क्या कहता है? द करंट फ्लो इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट। तो पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है, यानी कि अगर करंट इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। और यहां से हम लोग के पास आता है रेजिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी बड़ी और छोटी यूनिट देखी। फिर हम लोगों ने वीआई ग्राफ देखा जिसके स्लोप से हमको रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की बेटा उन फैक्टर्स की जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर था लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, दूसरा फैक्टर था क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर, तीसरा फैक्टर था नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टिंग वायर, एंड द फोर्थ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर। इन चार चीजों पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।